नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। ठीक है, हमारी यहाँ पर राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्लासें लगातार चल रही हैं। ठीक है, तो उन क्लासों में हम अभी जो हमारी क्लासें हैं वो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित चल रही है। 2 क्लासें हमने कंप्लीट कर ली हैं और 2 क्लासें और आएगी जिसमें हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं जिन जिन रियासतों में उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इन 4 क्लासों में राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन को पूरी तरह से कवर किया गया है और इसका लेवल राजस्थान पुलिस बीएसटीसी से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन तक का लेवल इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और एक बात, हमारी जो क्लासों का जो विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हमारी क्लासें आरबीएसई और एनसीईआरटी की नोट्सों पर आधारित है। ठीक है, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ के अकादमी की जो बुक हैं उनके नोट्सों पर भी आधारित है। पहली खासियत, ये सबसे बड़ी खासियत हमारी क्लास की। और दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यहाँ पर आपको लाइन टू लाइन रटाया नहीं जाएगा, हर चीज़ को आपको बड़े ही विस्तार से समझाया जाएगा। अगर आप नोट्स भी पढ़ोगे ना तब भी आप उसे अच्छी प्रकार से समझ सकोगे खुद भी। ठीक है, और हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो इन क्लासों में दिए हुए हैं। अगर आपको किसी भी क्लास के अगर पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप वहाँ पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो राजस्थान की अन्य रियासतें हमारी शेष रह गई थी जिनमें प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह है हमारा सिलेक्शन पॉइंट, आपनो सिलेक्शन पॉइंट चैनल का लोगो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले अलवर रियासत के बारे में। अलवर रियासत में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं उन सभी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको हर बार मैं बताता हूँ, आपको कई बार बता भी दिया है कि राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, इसके अलावा राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल आंदोलन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें आप एक दूसरे से अलग करके ना देखें, इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ के आप देखें। ठीक है, तो जो बातें हमारी अलवर रियासत के बारे में रह गई है वो यहाँ पर हम बात भी कर लेंगे उनकी उन बातों पर, और प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा की गई थी और कब की गई थी उन बातों को भी हम देख लेंगे। अलवर में जन जागृति का श्रेय किसे जाता है? पंडित हरि नारायण शर्मा को जाता है। ठीक है, इनका हमने राजनीतिक जन जागरण वाली क्लासों में भी किया था इनके बारे में। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की भी स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपने जो परिवार का जो घरेलू मंदिर था वो भी हरिजनों के लिए खोल दिया था, क्योंकि इन्होंने समाज में जो व्यापक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, रूढ़िवादी सोच है, वो उनको समाप्त करना चाहते थे और समाज में सभी को समान हक या अधिकार दिलाना चाहते थे। ठीक है, हरिनारायण शर्मा जी ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना की थी तथा खादी का प्रचार प्रसार भी किया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 1938 में हरिनारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी लाल मोदी के प्रयत्नों से अलवर में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना किन के प्रयत्नों से हुई थी? कुंज बिहारी लाल और हरिनारायण शर्मा। ठीक है, कुंज बिहारी लाल मोदी के बारे में हमने राजनीतिक जन जागरण में भी चर्चा की थी। ठीक है, तो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी हैं जिनके प्रयासों से 1938 में अलवर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में 1940 में राज्य के द्वारा युद्ध कोष के लिए जो धन एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था तो उसका विरोध प्रजामंडल के नेताओं ने किया था। ठीक है, क्योंकि जिस समय प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हो रही थी राजस्थान की विभिन्न रियासतों में, उसी समय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, तो उसी युद्ध में चंदा प्राप्त करने के लिए राजस्थान की अलग अलग रियासतों पर राशि थोपी गई थी। ठीक है, जो किस पर थी? शासक
को कहा गया था कि आप अपनी रियासत से इतनी राशि हमें जमा करवाएंगे, और शासक ने उस राशि को आम जनता पर डाल दिया था। ठीक है, जिससे जो प्रजामंडल के मुख्य कार्यकर्ता थे, नेताओं ने इस चीज का विरोध भी किया था। ठीक है, इस पर हरि नारायण शर्मा और उनके साथी मास्टर भोलेनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, हरि नारायण शर्मा और मास्टर भोलेनाथ। ठीक है, मास्टर भोलेनाथ का संबंध किस रियासत से है? तो अलवर रियासत से है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कुछ थोड़ा सा हट करके है, इनसे संबंधित नहीं है, परंतु एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारत रक्षा कानून के तहत मार्च 1933 में जब ब्रिटिश सरकार ने शासक जय सिंह को गद्दी से हटा करके जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बैठाया था, तो भी जनता में एक विरोध की भावना जागृत हो उठी थी। ठीक है, यह प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना से पहले ही हो चुका था, क्योंकि जय सिंह था ना, वो कहीं ना कहीं जनता के पक्ष में थे। ठीक है, और जय सिंह के द्वारा ही जय सिंह को गद्दी से हटाए जाने पर क्या होगा कि आम जनता में रोष पैदा हो गया था, और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के प्रति विरोध भी पैदा कर दिया था। ठीक है, ये एक घटना थी। उसके बाद में एक अगली घटना प्रजामंडल की स्थापना के बाद में हुई थी, जब राज्यों पर जो युद्ध कोष का जो फंड था, राशि जमा कराने का जो दबाव डाला गया था, और राज्य ने वह भार किस पर डाल दिया था? आम जनता पर। तो इस चीज का भी प्रजामंडल आंदोलन ने विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई थी। तो अलवर प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ था? जनवरी 1944 में। किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है वो बताता हूँ, क्योंकि प्रजामंडल से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल, ये तो मान के चलो पेपर का लेवल कठिन आएगा, तो उसमें इन तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, कहाँ हुआ था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा अलवर में सांप्रदायिक दंगे भी छिड़ गए थे। ये उस समय की बात है जब भारत आज़ाद हुआ था। 1947 में अलवर और भरतपुर दोनों रियासतों में मेव जाति थी, उनके द्वारा दंगे छेड़ दिए गए थे। सांप्रदायिक दंगे कह सकते हैं जिसे, जो किसी एक जाति विशेष के द्वारा दूसरी जाति के पर होता है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है क्या है कि एक जाति के द्वारा दूसरी जाति को श्रेष्ठ बताना, और एक जाति के द्वारा दूसरी जाति को नीचा दिखाना। ठीक है, तो राजस्थान में भारत की आज़ादी के समय वो कौन सी दो रियासतें थी जहां पर सांप्रदायिकता दंगे भड़के हुए थे? तो वो एक अलवर थी, दूसरी भरतपुर थी। अलवर इसके अलावा एक मुद्दे पर और भी चर्चित में था कि गांधी जी की हत्या में जो आरोपी थे उनका संबंध कहीं ना कहीं अलवर रियासत से भी था। ठीक है, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। अलवर में सांप्रदायिकता दंगे छिड़े हुए थे, इसके लिए अलवर के जो तत्कालीन दीवान थे NB खरे को उत्तरदायी भी ठहराया गया था, और उन्हें दिल्ली बुला लिया गया था, और वहीं पर उन्हें नजरबंद रखा गया था। इसके अलावा सरकार को यह संदेह भी था कि गांधी जी की हत्या में खरे की मिली भगत है, अतः खरे को भी दिल्ली में रहने का आदेश दिया गया था, और अंततः मार्च 1948 को अलवर का मत्स्य संघ में विलय कर दिया गया था। और मत्स्य संघ नाम किसने रखा था? KM मुंशी की सिफारिश पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। ठीक है, मत्स्य पुराण से संबंधित है, और ये जो क्षेत्र है वो महाभारत काल में भी चर्चा में था, इसलिए इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। ठीक है, तो चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं अलवर के बारे में। अलवर में जन जागृति का जो श्रेय है वो किसे जाता है? पंडित हरि नारायण शर्मा जी को। ठीक है, इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ की स्थापना की थी, तथा खादी का प्रचार प्रसार भी किया था। ठीक है, अगले पॉइंट पर जाते हैं। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरि नारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी लाल मोदी के प्रयत्नों से की गई थी। इसके बाद में 1940 में राज्यों के द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजामंडल ने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इस विरोध स्वरूप सरकार के द्वारा हरि नारायण शर्मा और उनके साथी मास्टर भोलेनाथ को भी गिरफ्तार
कर लिया गया था। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। भारत रक्षा कानून के तहत मार्च 1933 में जब ब्रिटिश सरकार ने शासक जय सिंह को गद्दी से हटा करके जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बैठाया था, तब भी जनता ने इस ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1938 में कुंज बिहारी लाल मोदी और हरि नारायण शर्मा की सहायता से की गई थी, की अध्यक्षता में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई थी। ठीक है, इसी समय क्या हुआ था कि अलवर में सांप्रदायिकता दंगे छिड़ गए थे और इसके लिए अलवर के तत्कालीन दीवान NB खरे को उत्तरदायी ठहराया गया था और इन्हें यहाँ से बुला करके दिल्ली में नज़रबंद किया गया था, क्योंकि अलवर के नज़दीक ही था दिल्ली के। सरकार को यह संदेह भी था कि गांधी जी की हत्या में खरे की भी मिली भगत है, अतः खरे को भी दिल्ली में रहने का आदेश दिया गया था। और अंततः भारत की आज़ादी के बाद में जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तब मार्च 1948 के राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर को मत्स्य संघ में शामिल कर लिया गया था। इसमें 4 रियासतें थी, A, B, C, D। ठीक है, इसे याद रखने की ट्रिक है, ABCD नीम के नीचे सीखी। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। ABCD नीम के नीचे, यानी कि नीम राणा ठिकाना था, क्योंकि राजस्थान के एकीकरण के समय 9 रियासतें, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। एक कुशलगढ़ था, दूसरा लावा था और तीसरा निमराना था। ठीक है, इनका हम राजस्थान के एकीकरण में बड़े ही विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं भरतपुर प्रजामंडल में। अब भरतपुर में जो जन जागृति लाए थे उनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था राजनीतिक जन जागरण में। जगन्नाथ दास अधिकारी, जिन्होंने 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की थी। तो भरतपुर राज्य में जो जन जागृति का जो सिलसिला था वो इसी समिति की स्थापना के बाद में शुरू हुआ था। भरतपुर में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख रूप से आता है। इन्होंने 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की थी। कब? 1912 में। ठीक है, इसी समय क्या हुआ कि तत्कालीन जो शासक थे किशन सिंह, जो कि हिंदी को प्रोत्साहन दे रहे थे, जनता के पक्षधर थे और हिंदी को राजभाषा का भी दर्जा दिया था। किसने? भरतपुर के तत्कालीन शासक किशन सिंह ने। अब अंग्रेज इस नीति को, इस विचार को, इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, किशन सिंह को राजगद्दी से हटा दिया गया था और उनके पुत्र ब्रजेंद्र को शासक बनाया गया था। इस पर ब्रिटिश सरकार ने किशन सिंह को गद्दी से हटाकर उनके अल्प आयु बालक ब्रजेंद्र को शासक बनाया गया था और इसकी सहायता हेतु एक अंग्रेज अधिकारी को भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। भरतपुर के नेताओं, जिसमें नाम आता है किशनलाल जोशी का भी नाम आता है, रेवती शरण का नाम आता है, गोपीलाल यादव का नाम आता है, युगल किशोर चतुर्वेदी का नाम आता है, गंगा प्रसाद का नाम आता है, जगन्नाथ दास का नाम आता है। ये सभी कार्यकर्ता भरतपुर रियासत से संबंधित है। इन्हीं नेताओं ने राज्य के बाहर, यानी कि रेवाड़ी हरियाणा भरतपुर की सीमा लगती है, में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो वो ऐसी रियासतें 2 हो चुकी है अब तक जिनकी स्थापना राज्य में न होकर के राज्य से बाहर हुई थी। तो पहले हमने पढ़ी थी बीकानेर, जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? मकाराम वेद के द्वारा अक्टूबर 1936 में। ठीक है, उसी प्रकार भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना। इस प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था गोपीलाल यादव को। उपाध्यक्ष बनाया गया था ठाकुर देशराज। ये ठाकुर देशराज वही है जिन्होंने जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की थी पलताना सीकर में। इसके अलावा पंडित रेवती शरण शर्मा को भी इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था संयुक्त रूप से इन दोनों को। और इनका कोषाध्यक्ष था वो थे मास्टर आदित्येंद्र। ठीक है, आदित्येंद्र को कोषाध्यक्ष बनाया गया था भरतपुर प्रजामंडल का। अध्यक्ष बनाया गया था गोपीलाल यादव को, उपाध्यक्ष है ठाकुर देशराज और रेवती शरण को, और कोषाध्यक्ष है मास्टर आदित्येंद्र को। इस पर सरकार ने क्या किया, भरतपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इस पर प्रजामंडल ने सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन भी छेड़ दिया था।
अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजामंडल को समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर प्रजा परिषद, भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के रूप में पुनः मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो भरतपुर प्रजामंडल था उसका नाम परिवर्तन करके उसे भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के रूप में मान्यता दी गई थी। और इसी भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन 30 दिसंबर 1940 को हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में थे, जिसे राजस्थान का लोक न्याय कहा जाता है और जिसमें उत्तरदेश शासन की मांग रखी गई थी। प्रजामंडल आंदोलन और उत्तरदेश शासन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि इसके बाद सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जन प्रतिनिधि समिति की स्थापना की थी। कब की गई थी? 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जन प्रतिनिधि समिति की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? भरतपुर में। इस समिति का जो नेता था वो था युगल किशोर चतुर्वेदी और उपनेता आदित्येंद्र को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रजा परिषद का जो पहला अधिवेशन 1940 में हो गया था, उसका दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 में बयाना में हुआ था। बयाना जो कि एक समय नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा 14 जनवरी 1947 को वायसराय वेवेल और बीकानेर शासक शार्दुल सिंह भरतपुर भी आए थे। ठीक है, ये है भरतपुर प्रजामंडल के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो। इसमें हम कुछ बातें वो भी पढ़ेंगे जो हमने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दी है, और इसके अलावा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ और कब हुई थी और किसके सहयोग से हुई, उन सभी पॉइंटों को देखते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट और है अलवर और भरतपुर के बारे में, उनके बारे में देखते हैं। शार्दुल सिंह और चार्ल्स बेवेल के आने पर जनता ने यहाँ पर आक्रोश भी प्रदर्शित किया था, जिससे सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया था। ठीक है, अब बात करते हैं अलवर के मेव और जाटों में दंगे भड़क उठे थे। एक तरफ मेव जाति थे तो दूसरी तरफ जाट थे। यह अलवर में ही नहीं भरतपुर में भी था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तब भरतपुर और अलवर में सांप्रदायिकता की आग जल रही थी। ठीक है, इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना क्योंकि ये एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है। ठीक है, कि राजस्थान की वो कौन सी दो रियासतें हैं जहां पर भारत की स्वतंत्रता के समय सांप्रदायिकता दंगे भड़के हुए थे। जाति पूछी जा सकती है, मेव या जाट जाति। ठीक है, मैंने क्लास शुरू होने से पहले बताया था कि इस क्लास में, इन क्लासों में आपको जो लेवल है वो आसान से लेकर के कठिन से कठिन किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो यहीं से उठेंगे। अगर इसके अलावा अगर आपका कहीं से भी प्रश्न आता है तो आप ये मान कर चलना वो सभी के लिए गलत है और उस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर जानबूझ कर देता है। ठीक है, क्योंकि उनका मन में ध्येय ये होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं इनके लिए प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे तो वहीं पर वो मात खाएंगे और नेगेटिव मार्किंग करा बैठेंगे। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, पूर्ण रूप से विवेक रखना है, अपने मन को शांत रखना है और शांत तरीके से हमें पेपर करना है। पेपर में हमें 100% नहीं करना है। 100% का टारगेट है आपके मन में है, ठीक है, रखो, परंतु इसे लिमिट रखो। क्योंकि ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप 80% तक नंबर बना लेते हो तब भी आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो 100% के चक्रों में आप कहीं ना कहीं गलती मत कर बैठना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और 18 मार्च 1948 को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय कर दिया गया था। ठीक है, और एक बार पुनः इसको देख लेते हैं भरतपुर राज्य को। ठीक है, यहाँ पर एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं भरतपुर प्रजामंडल के बारे में। भरतपुर में जो जनजागृति थी वो जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री के नाम प्रमुख आते हैं और इनके द्वारा ही शुरुआत हुई थी। और जो संस्था थी वो थी हिंदी साहित्य समिति, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी जगन्नाथ दास और गंगा प्रसाद शास्त्री के सहयोग से। इसी समय भरतपुर का जो तत्कालीन शासक था
किशन सिंह वो हिंदी को प्रोत्साहन दे रहा था, ठीक है। इसके अलावा उसने हिंदी को अपने रियासत की राजभाषा भी घोषित किया था, जो कि अंग्रेज अधिकारियों को कभी भी स्वीकार्य नहीं था। तो उन्होंने किशन सिंह को गद्दी से हटा करके उनके पुत्र जो कि अल्प आयु में थे ब्रजेंद्र को शासक बना दिया तथा इसकी सहायता हेतु एक अंग्रेज अधिकारी को भी नियुक्त किया। इसी बीच भरतपुर के नेताओं ने रेवाड़ी हरियाणा में जाकर के भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इन्होंने राज्य में इसलिए नहीं की थी क्योंकि राज्य का जो प्रशासन था वो एक अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में था और वो नहीं चाहते थे कि राज्य में इस प्रकार की कोई कार्यवाही हो और जनता एकजुट हो, ठीक है। तो इसीलिए राज्य से बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष बनाया गया था गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज को और पंडित रेवती शरण को, और कोषाध्यक्ष बनाया गया था मास्टर आदित्य देव को बनाया गया था, ठीक है। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस पर प्रजामंडल ने सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन भी छेड़ दिया था। अंत में प्रजामंडल के स्थान पर 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद के रूप में पुनः मान्यता दी गई थी और इसी घटना के कुछ समय के बाद में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में? जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में, और जिसमें उत्तर देश शासन की मांग रखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जन प्रतिनिधि समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति का जो नेता था वो था युगल किशोर चतुर्वेदी और उपनेता थे वो थे आदित्येंद्र, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था 23 मई 1945 में। कहाँ पर हुआ था? बयाना में हुआ था। और 14 जनवरी 1947 को जब वायसराय बेवेल और बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह भरतपुर पहुंचे थे तो जनता ने इनका व्यापक आक्रोश भी किया था, उनके विरुद्ध में प्रदर्शन भी किया था, और जिस पर सरकार ने दमन चक्र के चलाते हुए इन आक्रोश को समाप्त भी किया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट ये हैं। अलवर में मेव जाटों में दंगे भड़के हुए थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब भरतपुर और अलवर में सांप्रदायिकता की आग में जल रहे थे, ठीक है। सांप्रदायिकता दंगे भड़के हुए थे। और अंतत में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में भरतपुर का विलय कर दिया, ठीक है। मत्स्य संघ में अभी बताया था कि 4 रियासतें थी, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना। अच्छा, एक पॉइंट और बताता हूं आपको, उसके बाद में हम जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। कि किसी विद्यार्थी ने मुझे पूछा था कि सर जो टॉपर रहते हैं, कि जो टॉपर आते हैं क्लास में एग्जामों में, क्या वो सभी प्रश्न अटेंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जवाब दिया था उसे कि ये जरूरी नहीं है कि जो टॉपर हो उसने सभी प्रश्न अटेंड किए हुए, ठीक है। उसने क्या किया है कि उसने जितने भी प्रश्न किए ना वो एकदम सही है, उसका नेगेटिव मार्किंग कम से कम रहा है। और जिस विद्यार्थी का नेगेटिव मार्किंग कम से कम रहता है ना वही टॉपर होता है। सभी किसी को नहीं आते हैं। हम मैथ, जैसे मैथ होता है, मैथ गणित में हम लगभग प्रश्न सभी कर लेते हैं जिसका अगर अच्छा दिमाग चलता है, परंतु जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है वहां पर आप 100 में से 100 नहीं ला सकते हो, कहीं ना कहीं हम गलती अवश्य करेंगे, ठीक है। तो उन गलतियों से बचने का प्रयास रहता है उन टॉपरों का, ठीक है। और वो क्या करते हैं, लगातार पेपर देते रहते हैं और अभ्यास करते रहते हैं और अपने मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं और वही टॉपर रहते हैं, ठीक है। तो वो सभी प्रश्न अटेंड नहीं करते हैं, ये चीज आप अपने मन से निकाल देना। वो अपनी जो शुद्धता है, नेगेटिव मार्किंग है, वो कम से कम रखते हैं, ठीक है। इसी कारण वो टॉपर रहते हैं। आप एक बार किसी भी, अगर आपको टॉपर कोई आपकी जानकारी में है तो आप उससे पूछ लेना, ठीक है। चलिए जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में पढ़ते हैं। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां पर जन चेतना का नितांत अभाव था, होना ही था। अब जैसे जैसलमेर में हम बैठे हैं, आज भी यहाँ पर जन चेतना का अभाव है। शिक्षा के बारे में लेकर के आज भी पिछड़ा हुआ है। जो बाड़मेर जालोर है वो शिक्षा के मामले में अव्वल हो गए हैं, परंतु जैसलमेर आज भी शिक्षा के बारे में
इतना ज़्यादा विकसित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का कोई महत्व भी नहीं है। ठीक है, हम जैसलमेर में ही बैठे हैं। ठीक है, और बच्चों का क्या है कि बच्चों के दिमाग में ये भरा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके दिमाग में एक ही बात है कि आपको 12वीं तक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में हम आपसे नहीं पढ़ेंगे। ये बात उनके बच्चों के दिमाग में शुरू से ही बिठा दी जाती है। अब बच्चे क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि 12वीं तक ही पढ़ना है, उसके बाद में हमें पढ़ना है नहीं, और हम जो पढ़ेंगे उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, तो वो उसी हिसाब से पढ़ते हैं और उनका जो रिजल्ट है वो भी न्यूनतम रहता है। ठीक है, हाँ, ये एक अलग बात है कि धीरे धीरे चीज़ें ज़्यादा विकसित हो रही है, परंतु अन्य राज्यों की तुलना में देखा जाए तो जैसलमेर आज भी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मूल कारण था कि जैसलमेर में एक तो जनसंख्या कम है। ठीक है, और इसका अधिकांश भाग क्या है? मरुस्थलीय है। ठीक है, इसके अलावा यातायात के साधनों का भी अभाव है और संचार के माध्यम भी विकसित नहीं है। ये उस समय की बात है, आज ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि यातायात और संचार के। आज अगर मैं जिस गांव में मेरी पोस्टिंग है उस घर में आपको 2 कम से कम यातायात के साधन मिल जाएंगे। और रही बात संचार यानी मोबाइल की बात, तो वो तो घर में अगर 5 सदस्य हैं तो उन 5 के पास मोबाइल मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसलमेर का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम है विजय, जो कि 1920 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1930 में जब रघुनाथ सिंह मेहता, आयदान सिंह और सागरमल गोपा ने एक विज्ञप्ति निकालकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी थी, तो उपयुक्त नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ठीक है, इसी बीच रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में 1932 में माहेश्वरी युवक मंडल का भी गठन किया गया था, जिसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और रघुनाथ सिंह पर मुकदमा भी चलाया गया था, और जिसका जिक्र सागरमल गोपा ने अपनी पुस्तक रघुनाथ सिंह मेहता पर मुकदमा नाम से प्रकाशित की थी। इसके अलावा सागरमल गोपा की 2 और पुस्तकें थी, आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडा राज। तत्कालीन जैसलमेर का शासक जोरावर सिंह था। ठीक है, इन छोटी छोटी पॉइंटों को आप ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो हमारे ऑप्शन पर आधारित होते हैं, और ऑप्शनों के माध्यम से हम उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय सागरमल गोपा को जाता है, जिन्हें 4 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला करके मार डाला था। ठीक है, इन्हीं परिस्थितियों में मिठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जोधपुर में। और ये तीसरी वो प्रजा रियासत है जहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना राज्य में न होकर के राज्य की सीमा से बाहर हुई थी। ठीक है, तो जैसलमेर में क्या नहीं है? मीठा पानी नहीं है। तो याद रखना, जैसलमेर में मिठालाल व्यास। ठीक है, कुछ ट्रिकों से याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मिठालाल व्यास। बाकी ट्रिकों के मामले में मैं एक ही बात कहता हूँ, ट्रिकें खुद की होनी चाहिए, दूसरों की बनाई हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये था जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। एक बार पुनः देख लेते हैं। जैसलमेर जहाँ पर जन चेतना का नितांत अभाव था। ठीक है, कारण था कि जनसंख्या भी कम थी और अधिकांश भाग क्या था? मरुस्थलीय था। ठीक है, इसके अलावा यातायात और संचार के साधनों का भी अभाव था। ठीक है, जैसलमेर का जो पहला समाचार पत्र था वो विजय है, 1920 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद में 1930 में जब रघुनाथ सिंह मेहता, आयदान सिंह और सागरमल गोपा ने एक विज्ञप्ति निकाल करके जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी थी, तो उपयुक्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसी बीच रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा 1932 में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, जैसलमेर में जन जागृति का जो श्रेय है वो सागरमल गोपा को भी जाता है, जिन्हें 4 अप्रैल 1946 को जेल में जला करके मार डाला था। इन्हीं परिस्थितियों में मिठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। ठीक है, प्रजामंडल से संबंधित ये एक ही पॉइंट है। बाकी कुछ बातें हमारी रिपीट भी हुई है और कुछ बातें हैं जो नई भी हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कोटा प्रजामंडल के बारे में। कोटा में जो जन जागृति का श्रेय है वो पंडित न्यूनराम शर्मा जी को जाता है, और जिन्होंने राजकीय सेवा से त्याग पत्र देकर के सार्वजनिक सेवा में जीवन में प्रवेश किया था। कौन है? पंडित न्यूनराम शर्मा। और इसके अलावा कोटा में एक व्यक्ति का नाम और आता है, पंडित अभिनय हरि।
ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये पथिक जी के द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी, ठीक है, और इनके प्रमुख नेता कौन है? इस प्रश्न का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है, ठीक है। शर्मा जी ने पहले बेगार प्रथा के विरुद्ध में कोटा में आंदोलन चलाया था, ठीक है, और इसके बाद में न्यूनराम शर्मा जी ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। हाड़ौती और कोटा प्रजामंडल अलग अलग थे। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित न्यूनराम शर्मा जी के द्वारा। कब की गई थी? 1934 में, ठीक है, और 1934 में ही जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और भंवरलाल सराफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद में मांगरोल के अभिनय हरि तथा न्यूनराम शर्मा, इन दोनों ने मिलकर के 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। हाड़ौती प्रजामंडल था ना, जिसकी स्थापना 1934 में कर दी थी, और उसी का नाम बदलते हुए बाद में अलग रियासत के लिए, क्योंकि हाड़ौती में वो सभी रियासत आ गई, झालावाड़, बारा, बूंदी, ठीक है, तो इसके लिए बाद में अलग से कोटा के लिए विशेष रूप से प्रजामंडल की स्थापना की गई थी अभिनय हरि और न्यूनराम शर्मा के द्वारा। अब यहाँ पर ये गांव भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि मांगरोल गांव का संबंध किस राजनीतिक कार्यकर्ता से था या स्वतंत्रता सेनानी से था? तो अभिनय हरि है, ठीक है। 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता न्यूनराम शर्मा ने की थी और पहला अधिवेशन मांगरोल में हुआ था। मांगरोल के अभिनय हरि थे। बाद में किन्हीं अज्ञात गिरोह के द्वारा न्यूनराम शर्मा की हत्या कर दी गई थी, तो बाद में अभिनय हरि इस कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। चौदह अक्टूबर 1941 को रामगंज मंडी से अपने गांव निमाणा जाते हुए न्यूनराम शर्मा को किसी अज्ञात गिरोह के द्वारा मार डाला था। कब? 14 अक्टूबर 1941 को। इसके बाद में कोटा प्रजामंडल का जो नेतृत्व था वो अभिनय हरि के पास आ गया था और इन्होंने 1 नवंबर 1941 को प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित न्यूनराम शर्मा, और दूसरे की अभिनय हरि के द्वारा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज वाली बात है, एक तो है पंडित हरि नारायण शर्मा, एक है पंडित रेवती शरण शर्मा, एक है पंडित अभिनय हरि और एक है पंडित न्यूनराम, ठीक है। रेवती शरण का संबंध है भरतपुर प्रजामंडल से, ठीक है, रेवती रेवाड़ी, ठीक है, और रेवाड़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। और यह हरियाणा में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? भरतपुर में। इस प्रकार आप उनसे जोड़ के याद रखना। इसके बाद में आता है हरि नारायण शर्मा, इनका संबंध है अलवर प्रजामंडल से। हरि नारायण शर्मा का संबंध किससे है? अलवर प्रजामंडल से। और इसके बाद में आता है पंडित न्यूनराम और पंडित अभिनय हरि, इन दोनों का संबंध किससे है? कोटा प्रजामंडल से, ठीक है। इस कंफ्यूज को आप थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद में 1942 में प्रजामंडल का नया अध्यक्ष चुना गया था जिसका नाम था मोतीलाल जैन, ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोटा के प्रमुख नेताओं अभिनय हरि, मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा श्रीमती वेणी माधव ने इस आंदोलन में भी भाग लिया था। तो महिला कार्यकर्ताओं का नाम आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था या किस रियासत से था? तो हमारा उत्तर रहेगा कोटा प्रजामंडल, कोटा रियासत से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोटा में आम जनता ने एक बार पुनः नगर प्रशासन पर अपना नियंत्रण कर अपने हाथों में ले लिया था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 1857 की क्रांति में, हमने 1857 की क्रांति में देखा था कि कोटा एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर जनता ही मुख्य दावेदारी थी। उन्होंने प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था, प्रशासन को उन्होंने नजरबंद कर दिया था, ठीक है। यही बात क्रांति के दौरान हुई थी और यही बात प्रजामंडल आंदोलन के दौरान थी। जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और प्रशासन का उन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण भी नहीं रहा था, ठीक है। कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलायता के सर ओंकार सिंह की मध्यस्थता से 16 अगस्त
1945 को जनता से समझौता भी किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी आंदोलन के बाद में प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सभी सामंत, जागीरदार, नागरिक, किसान, मजदूर और छात्र संघ सब आगे थे। ठीक है, और अंततः कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी और इस कारण वे पूरे राजस्थान के उपराज प्रमुख भी बनाए गए थे। ठीक है, भूमिका इसलिए बनाई थी क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक हाड़ौती संघ बनाया था और उस संघ को क्या किया था, इन्होंने राजस्थान में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वागड़ संघ भी स्थापित किया गया था। ठीक है, उनके बारे में हम राजस्थान के एकीकरण की क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, ये था कोटा प्रजामंडल आंदोलन। और एक बार पुनः इसे जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। कोटा में जन जागृति का जो श्रेय जाता है वो है पंडित न्यूनराम शर्मा को। ठीक है, जिन्होंने राजकीय सेवा से त्यागपत्र देकर के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। ये पथिक जी के द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। शर्मा जी ने बेगार प्रथा के विरुद्ध में कोटा में आंदोलन भी किया था और बाद में शर्मा जी यानी कि न्यूनराम शर्मा जी ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी और बाद में मांगरोल के अभिनय हरि के साथ मिलकर के न्यूनराम ने 1939 में कोटा प्रजामंडल की प्रत्यक्ष रूप से स्थापना भी की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता न्यूनराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी और कहां पर हुई थी, मांगरोल में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसी बीच 14 अक्टूबर 1941 को रामगंज मंडी से अपने गांव निमाणा जाते हुए न्यूनराम शर्मा जी को किसी अज्ञात गिरोह ने मार भी डाला था। ठीक है, इसके बाद में प्रजामंडल का जो कोटा प्रजामंडल है उसका संपूर्ण भार किस पर आ गया था, पंडित अभिनय हरि के कंधों पर। इसके बाद में कोटा प्रजामंडल का नेतृत्व अभिनय हरि के पास आ गया था और उन्होंने 1 नवंबर 1941 को प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और अभिनय हरि के बाद में मोतीलाल जैन को 1942 में प्रजामंडल का नया अध्यक्ष भी चुना गया था। ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोटा के प्रमुख नेताओं जिसमें नाम आता है अभिनय हरि, मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन और श्रीमती वेणी माधव। ठीक है, इस पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना, इस आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, इसे लाल पेन से कर देता हूं हाईलाइट, याद रखना श्रीमती वेणी माधव। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। कोटा की आम जनता ने एक बार पुनः नगर प्रशासन पर नियंत्रण कर अपने हाथों में ले लिया था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, जनता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रजामंडल आंदोलन में भी और 1857 की क्रांति के दौरान भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारी राजस्थान के इतिहास से संबंधित जितनी भी क्लासें हमने अपलोड की है उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप एक बार अवश्य देखना, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। कोटा के तत्कालीन शासक भीम सिंह ने पलायता के सर ओंकार सिंह की मध्यस्थता से 16 अगस्त 1945 से जनता से समझौता किया था। ठीक है, और उसके बाद में जनता ने अपनी मांगे भी रखी थी सरकार के सामने, जिसे शासक के द्वारा स्वीकार भी की गई थी। इस आंदोलन में प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, जागीरदार, नागरिक, किसान, मजदूर आदि सभी शामिल हो गए थे। ठीक है, और अंततः कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी और इसी कारण उन्हें राजस्थान का उपराज प्रमुख भी बनाया गया था। राज प्रमुख बनाया गया था मान सिंह को, महाराजा प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह को। ठीक है साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आज की क्लास में हमने अलवर, भरतपुर, जैसलमेर और कोटा प्रजामंडल आंदोलन के बारे में बड़े ही विस्तार से अध्ययन किया था। ठीक है, एक बार आप अवश्य इन क्लासों को अध्ययन करना। ठीक है, अगर कोई कमी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आपनो सिलेक्शन पॉइंट, ठीक है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए
ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अपने साथियों को भी भेजिए ताकि वो भी इन क्लासों से अध्ययन कर सकें, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो क्लासें हैं, आने वाली जो क्लासें हैं वो प्रजामंडल की जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण और उसके बाद में हम राजस्थान के कला और संस्कृति से संबंधित क्लासों का अध्ययन करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम से पहले राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप हम पर थोड़ा विश्वास रखें, ठीक है, और हम आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है साथियों। और यहाँ पर हमने हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए हैं 7619761567, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज करके आपको जिस भी क्लास की आपको PDF चाहिए वो आप बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम पर चैनल भी बनाया गया है, ठीक है, जिसका भी नाम आपनो सिलेक्शन पॉइंट है, ठीक है। मुकेश सर आपनो सिलेक्शन पॉइंट, आप वहाँ से भी उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।